My dear students, class 11th biology chapter is the biomolecule. बायोमोलिक्यूल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है। बायोमोलिक्यूल होते क्या है? लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो सभी कलेक्टिवली बायोमोलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब सवाल कई बार पूछा जाता है कि एनालिसिस करेंगे कैसे, हम पता कैसे करेंगे कि बॉडी में कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, या एक जनरल आइडिया कैसे पता चलेगा? तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कैसे? सिंपल सी बात है, कोई भी लिविंग टिश्यू आप ले लीजिए, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। नॉर्मली प्लांट का बहुत इजी रहता है हमारे लिए। फिर उसको क्रश कर लीजिए मोटार और पेस्टल की हेल्प से। कुछ पार्ट उसमें से आपको एसिड सॉल्युबल पार्ट मिलेंगे, उसको फिल्ट्रेट कहेंगे, और कुछ एसिड इनसॉल्युबल पूल की तरह मिलेंगे, और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल आप रिटेंटेड की तरह लेते हैं। तो यहीं से फ्रैक्शंस को अलग अलग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, देन उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड्स, एनएमआर मेथड्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और पता करते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस तरह का है। तो इस तरह से हम किसी भी नॉर्मल कॉम्पोजिशन को, किसी सेल के कॉम्पोजिशन को या टिश्यू के कॉम्पोजिशन को, लिविंग वर्ल्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसको हम पता करते हैं। उस कॉम्पोजिशन में नॉर्मली दो तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट या ऐसे केमिकल्स जो हमारी लाइफ को आगे चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। दोज मेटाबोलाइट्स विच आर एक्चुअली एसेंशियल फॉर अ लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू इट्स लाइफ। Without that chemicals, life cannot be possible. Therefore, these are primary metabolites. Whereas secondary metabolites present होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होंगे तो भी लाइफ चलेगी। अब सवाल ये है कि फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते क्यों हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्चुअल में जिस कंडीशन, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ वहाँ के जो इम्यूनिटी फैक्टर्स हैं, उसके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल्स को वो रिलीज करता है, बनाता है। दैट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्योंकि रिस्पॉन्स की वजह से बनते हैं, इसलिए इनका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत किया जाता था। मैं भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख चुका हूँ, इंटरनेशनली पब्लिश हैं, आप देख सकते हैं उसे भी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स में बहुत काम के होते हैं और एक्चुअली वो वोलेटाइल ऑयल की तरह वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एसेंशियल ऑयल का नाम दे देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बायोमोलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट पहला बायोमोलिक्यूल है जिसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमें क्या क्या स्टडी करना है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इतनी मॉलिक्यूल्स को हमको स्टडी करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अब दो वर्ड आते हैं, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री में आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट मी क्लियर कि हाइड्रोकार्बन्स अलग हैं और कार्बोहाइड्रेट अलग हैं। कैसे अलग हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट का मतलब H2O, दैट इज द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रेट्स किसके? कार्बन के। कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी एक जनरल फॉर्मूला होगा जिसमें कि CN हो सकता है, और इसमें जो H2O होगा यानी जो वाटर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा?
वो सिंपल रेशियो में, यानी यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो H2O की रेशियो में प्रेजेंट होंगे, यानी 2:1 के रेशियो में। जैसे अगर ये, अब इसका एक जनरल फार्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं, H2ON, मतलब कि अगर ये 4 है तो आप H2O ये 4 कर सकते हैं, यानी अगर इसको एक्सपेंड करते हैं आप तो ये हो जाएगा C4H8O4। आपने देखा लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, यानी ये हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा वाटर के, तो इसी को हम हाइड्रेट बोलेंगे, इसी को क्या कहेंगे, हाइड्रेट। सो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट इज क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट विद कार्बन। तो कार्बन के कॉम्बिनेशन के साथ जब H2O का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, इसी को आप कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो फर्दर हाइड्रोलाइज होंगे या नहीं होंगे। अगर वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं तो वो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको हम नॉर्मली शुगर कहते हैं। तो ये जो शुगर होते हैं, अब इसको आप मोर बायोकेमिकली सैकेराइड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सैकेराइड्स, सैकेराइड्स। अभी जो सैकेराइड्स होता है, सैकेरॉन यानी शुगर से डेराइव होके बना है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ही आप सैकेराइड्स या शुगर वर्ड यूज करते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो नॉर्मली इसको लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बट मैं मोर कन्वीनियंटली इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ ताकि ये और भी आसान हो जाए मेमोराइज करने में। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता, पर मैंने सिंपल बनाने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। डिफरेंस समझना है, बहुत आसान है। मोनोसैकेराइड, इस कैटेगरी में ऐसे शुगर आएंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जो फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकते, यानी उनको और ज़्यादा आप सिंपल नहीं बना सकते। अगर उनको आपने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, जिसको कि आप हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, अगर और हाइड्रोलाइज किया तो वो हाइड्रेट वाली प्रॉपर्टी को खो बैठेंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकता है कि प्रेजेंट हो, लेकिन H2O का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए इनको मोनोहाइड्रेट कहते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंगल यूनिट ऑफ हाइड्रेट स्ट्रक्चर विद कार्बन। समझ में आ गया? एक्चुअली में ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब इनकी कई कैटेगरीज हो जाती हैं। जो सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड हो सकता है वो है ट्रायोज, then tetrose, then pentose, then hexose, then heptose। यानी यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो मोनोसैकेराइड्स फर्दर 3 कार्बन के हो सकते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, जिसमें ग्लिसरॉल, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वन है, या ग्लिसरॉल्डिहाइड। और फिर टेट्रोज, जिसमें ट्राइलोज, टेट्रोज टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं। देन पेंटोज, जिसमें राइबोज और रिबोलोज आते हैं। देन हेक्सोज, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। देन हेप्टोज, जिसमें हेप्टुलोज और अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये हो गए सिंपल क्या, मोनोसैकेराइड्स। अब आपको समझना है कि इसमें
मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट को बायोकेमिकली कैसे समझें? तो बायोकेमिकली मोनोसेक्राइड्स, और यू कैन सिंपली से दैट ऑल कार्बोहाइड्रेट और शुगर और सेक्राइड्स आर बायोकेमिकली डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. वो एल्डिहाइड ग्रुप के डेरिवेटिव हो सकते हैं या कीटोन ग्रुप के डेरिवेटिव हो सकते हैं. बहुत सिंपल, बस आपको इतना ही तो याद रखना है. दीज आर सैकराइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. इज इट क्लियर? उसी तरह से उनकी नेमिंग भी कर दी जाती है. अब डाइसैकराइड क्या होते हैं? डाइसैकराइड ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें दो मोनोसैकराइड्स होंगे. टू मोनोसैकराइड्स मीन्स two units of monosaccharide combined together by glycosidic bond. क्योंकि यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनती है? यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनते हैं. वेरी गुड, ठीक है. तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं और ये बनाते हैं डाइमर. तो मोनोसैकराइड्स के जो डाइमर बनेंगे वो होंगे डाइसैकराइड्स. इज इट क्लियर? ठीक है. ये डाइमर्स दो तरीके से जुड़ सकते हैं, अल्फा 1,4 या बीटा 1,4. उसी हिसाब से उनकी फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स स्टडीज की जाती हैं. तो यहाँ पे दो मोनोसैकराइड यूनिट्स हो गए. अब यहाँ पे ओलिगो में 3 से लेके 11 तक या नॉर्मली 10 तक, 3 to 10 नॉर्मली कहा जाता है, बट 3 to 11 मोनोसैकराइड यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं तो इन सबको हम ओलिगो कैटेगरी में रखते हैं. और कुछ लोग मोनो के बाद सीधे ओलिगो कैटेगरी रखते हैं, मतलब कि 2 और मोर देन 2 अप टू 11 स्ट्रक्चर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे टोल्ड दैट दीज आर ओलिगो सैकराइड्स. तो इसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं. देन पॉलीसैकराइड जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो इसके ऊपर की कैटेगरी आती है, उसको हम पॉलीसैकराइड कहते हैं. और नॉर्मली पॉलीसैकराइड्स में दो तरह की पॉलीसैकराइड्स जब सबसे ज़्यादा स्टडी की जाती हैं. पहली पॉलीसैकराइड है सेलुलोज और दूसरी है स्टार्च. सेलुलोज जो कि ग्रासेस में पाया जाता है, जिसे हम खा नहीं सकते और खाएंगे भी तो पचेगा नहीं हमारे अंदर, ये बल्ब की तरफ पड़ा रहेगा, इसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन गाय भैंसों में इसका डाइजेशन पॉसिबल है, वहाँ पे एंजाइम्स हैं. स्टार्च जो कि हमारे नॉर्मली सब्जियों में फूड में प्रेजेंट होता है और इसी से हमें सारी एनर्जी मिलती है, ये इजीली डाइजेस्ट होता है. ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जबकि सेलुलोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये पॉलीफॉर्म में होते हैं. इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहे जाते हैं. खैर, कॉम्प्लेक्स वर्ड बहुत अलग हो जाता है, उसके मायने अलग हो जाते हैं, यानी वहाँ पे और भी दूसरे केमिकल्स को यूज करते हैं, जैसे काइटिन टाइप के कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें सेकेंड कार्बन पे कुछ नाइट्रोजन की स्पीसीज प्रेजेंट हो जाती हैं और इस तरह से उनमें एन ग्लूकोसामीन स्ट्रक्चर्स के आपस के कॉम्बिनेशन की वजह से एक अलग तरह का शुगर बनता है, वो काइटिन होता है. तो अलग अलग कुछ इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं, कुछ फंगस में पाए जाते हैं. हालांकि जो इंसेक्ट और फंगस है वो दोनों काइटिन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कहा उनको काइटिन ही जाता है. सो ये एक आउटलाइन है जो आपने देखा. अब मैं बहुत सारे फिगर शेयर कर रहा हूँ बारी बारी, उसको आप देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डी राइबोज, एक्चुअल में डी और एल फॉर्म में शुगर पाए जाते हैं, यानी डेक्सटेरो यानी राइट हैंड, लीवो यानी लेफ्ट हैंड. इनकी रोटेशन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के रोटेशन के हिसाब से होता है. तो पहला है राइबोज शुगर. ये एक सिंपल मोनोसैकराइड है जो ओपन चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म में आप देख पा रहे हैं. 5 कार्बन का होता है. इसी पे सेकंड कार्बन पे, अब दूसरे फिगर में डीऑक्सीराइबोज है, सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोज है और इसी की वजह से डीएनए को डीएनए भी कहा जाता है. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लूकोज का. आप देख रहे हैं 6 कार्बन है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है. ये ओपन स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं. फिलहाल आप रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्लूकोज. नेक्स्ट इज द फ्रक्टोज.
इसके बाद आप देख रहे हैं एक डाइसेक्राइड में मैंने बताया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, तो बीच में जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है दो तरफ बॉन्ड बनाते हुए, इसी को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहा जाता है। दीज आर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको, और ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर माल्टोज, और यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज दिख रहा है। जो सबसे कॉमन टाइप का लिंकेज है वो अल्फा 1,4 टाइप का लिंकेज होता है, जो सबसे फ्रूटफुल माना जाता है। तो ये हो गया माल्टोज, अल्फा 1,4 लिंकेज। नेक्स्ट लैक्टोज आप देख रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं तो ठीक से देख लीजिए ध्यान से, और ये स्ट्रक्चर भी अल्फा बॉन्ड से ही बना हुआ है, लैक्टोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो है आपका अमाइलोज। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, अल्फा 1,4 आपको दिख रहा है। अब ये जो अमाइलोज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी सीरीज आपको दिख रही है आपस में जुड़ते हुए, तो एक्चुअल में ये पॉलीमर बना रहे हैं। तो ये क्या हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस दिख रहे हैं। ये अमाइलोपेक्टिन यानी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीमर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेलुलोज का है, और इसमें आप देख रहे हैं जेड मैनर में वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज, और इसीलिए ये नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्रेक हो नहीं पाता है। जो अगला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये म्यूकोपेप्टाइड मॉलिक्यूल का है, जिसमें एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन आपने ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन यानी दो तरफ ग्लूकोसामीन है और बीच में ग्लूकोनोरिक एसिड आप देख रहे हैं। इनके बॉन्ड्स की वजह से म्यूकोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये बहुत सारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द काइटिन। काइटिन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फंगल वॉल में पाया जाता है, और स्ट्रक्चर को बहुत ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ देखिए सेकंड कार्बन पे हर जगह NHCOCH3 प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसको हम काइटिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपने फिगर देखे। अब रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का चार्ट मैं शेयर कर देता हूँ साथ में, ये देखिए। The carbohydrate with free carbonyl group have ability to reduce solutions of various metallic ion and thus they are known as reducing sugar, क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज और माल्टोज। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे सुक्रोज, ठीक है। अब अगर आप बात करिए कि कुछ यूजेस की, तो मोनोसेक्राइड में ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉस्फेट, ये रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरह यूज़ होते हैं। इसी तरह से टेट्रोज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। टेट्रोज में खासकर एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, ये दोनों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। देन पेंटोज शुगर के बिना तो हमारा DNA RNA बनना पॉसिबल नहीं है, इसकी स्टडी आप बहुत कर चुके हैं। नेक्स्ट हेक्सोज हमारा सबसे मेन फूड स्टफ होता है। सो दिस इज अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर। क्लास 11th में और नीट के प्रिपरेशन के लिए इतना बहुत इनफ है। फर्दर अगर आपको और भी स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि आप और जानिए, तो आप मुझे मैसेज करिए चैट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।